गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम आत्मकथा के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने आपको यात्रा वृत्त और संस्मरण के बारे में बतलाया था। यात्रा वृत्त क्या होती है? जो व्यक्ति या जो लेखक है स्वयं जो यात्रा करता किसी दूसरे के द्वारा या स्वयं के द्वारा लिखित या जो अनुभव उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से किया है, उन्होंने क्या संघर्ष देखा, क्या अनुभव किया, कहाँ की सैर किए, कहाँ उन्होंने कौन कौन से परिदृश्य देखे, वो यात्रा वृत्त के अंतर्गत बतलाया था। जैसे आपको बतलाया राम वृक्ष बैनपुरी की पैरों में पंख बांधकर, ये भी इनका एक यात्रा वृत्त है। अज्ञे की भी है और फिर भगवत उपाध्याय की भी है, सागर की लहरों पर, धर्मवीर भारती की है ठेले पर हिमालय। ये सारी यात्रा व्रत आपको कल अध्ययन करा चुके हैं। उसमें ही फिर उसका आया था संस्मरण। अब संस्मरण में बताया था सम उपसर्ग हो गया और स्मरण के रूप में उसमें जुड़ गया। सम उपसर्ग लगाते ही स्मरण शब्द बन जाया, जो अपनी सरल सजीव और रोचक जो शब्दावली है उसके लिए संस्मरण प्रचलित कहा गया। संस्मरण और यात्रा वृत्त में अंतर क्या है, ये भी आपको कल बतलाया गया था कि संस्मरण होता क्या है। यात्रा वृत्त संस्मरण में लेखक अपने समय के इतिहास को लिखना चाहता, वह स्वयं जो देखता स्वयं अनुभव करता उसी का वर्णन करना। अर्थात संस्मरण और यात्रा वृत्त एक दूसरे के क्या सिमिलर ही हैं दोनों। जैसे स्वयं अनुभव करना और देखना, जैसे इतिहास के युद्ध के बारे में हम देखें, जैसे महाराणा प्रताप का जो युद्ध हुआ था उसमें बदायूं था, तो वो स्वयं क्या है, लेखक ही तो था, संस्मरण ही तो था कि वहाँ ऐसे युद्ध हुए थे, इतने हाथी थे, इतने घोड़े थे, इतने शस्त्र थे, उधर से ऐसे आक्रमण हुआ, इधर से ऐसे आक्रमण हुआ। वो सारा चित्र से आँखों चित्र देखा हुआ अपनी आँखों से, तो स्वयं देखना और अनुभव करना वो संस्मरण के अंतर्गत आता है। ये सारी चीज़ें अंग्रेजी में संस्मरण को जो स्वयं के द्वारा लिखित गई है उसको रेमिनिसेंस, और जो दूसरे के द्वारा दूसरे के बारे में लिखते हो उसको बोलते हैं मेमोयर। यहाँ तक आपको कल हम आपको बता चुके। उसके बाद आपको रेखा चित्र और संस्मरण के बारे में जो बनारसी दास चतुर्वेदी है उन्होंने रेखा चित्र और संस्मरण का डिवाइडेशन करते हुए बतलाया है। जो रेखा चित्र है वो किसी व्यक्ति और वस्तु के जीवन का चित्रण होता है। ये कल आपको बता दिया। व्यक्ति वस्तु के जीवन का चित्रण किसके अंतर्गत आ जाता है? रेखा चित्र के अंतर्गत। ये बनारसी दास के द्वारा है। ये किसके आधार पर आ जाता है? रेखा चित्र। और फिर कहा गया उसमें संस्मरण क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि जो रेखा चित्र व्यक्ति और जीवन का चरित्र है उसी का एक छायाभाग गुण दोषों को विधिवत करते हुए संस्मरण में पुरानी बातें याद आती। चरित्र चित्र दोनों में होता है। संस्मरण प्राय बीती हुई बातों या दिवंगत व्यक्तियों के द्वारा लिखा जाना। बीती बातों या जो दिवंगत हो चुके हैं अर्थात जो खत्म हो चुके हैं उन व्यक्ति की बातों को संस्मरण के रूप में याद किया जाता है। ये व्यक्ति और वस्तु के जीवन का एक चित्रण, दोनों सिमिलर ही है, माइनर अंतर है इन दोनों में, रेखा चित्र और संस्मरण में। ये व्यक्ति की बीती हुई बातों का सचित्र वर्णन करना, संस्मरण करना, और जो दिवंगत हो गए उनके बारे में एकत्र। ये बनारसी दास चतुर्वेदी के अनुसार ही बतलाया गया। अब आपको दूसरे जो लेखक हैं, यहाँ तक कल हम आपको बतला चुके थे। उसके बाद आपको आत्मकथा के बारे में अध्ययन कराएंगे। दूसरे जो लेखक हैं उन्होंने बताया था कि देवकीनंदन श्रीवास्तव। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। रेखा चित्र में विषय अथवा व्यक्ति के स्वरूप का चरित्र उभरना, व्यक्ति के स्वरूप का चित्रण या चरित्र, व्यक्ति के स्वरूप का चरित्र। ये है देवकीनंदन ने रेखा चित्र के बारे में कहा है कि व्यक्ति के स्वरूप का चित्रण
व्यक्ति का जो स्वरूप है उसका चित्रण उभारना, पर संस्मरण में व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व की झलक देखना। व्यक्ति के स्वभाव की झलक देखना, ये तो हो जाएगी संस्मरण के अंतर्गत। और ये हो जाएगा रेखा, जो व्यक्ति है उसका स्वरूप किस प्रकार से, उसका चित्रण करना, वो तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, रेखा चित्र के अंतर्गत। और संस्मरण के अंतर्गत व्यक्ति के स्वभाव की झलक दिखलाना, वो किसके अंतर्गत आ जाएगी, संस्मरण के अंतर्गत। ये कहा है देवकीनंदन श्रीवास्तव के अनुसार। कहीं कहीं तो संस्मरण इतनी अधिक हो जाती है कि व्यक्ति गौण प्रतीत होने लगता है, व्यक्ति के प्रति लेखक की धारणा एवं प्रतिक्रिया का ही प्रधान हो जाता है। कहीं कहीं तो जो संस्मरण होता है वो व्यक्ति की गौण अवस्था को व्यक्त करता है, जो गौण अवस्था है उसको नहीं झलकाती, और लेखक की जो प्रधानता है, लेखक जो स्वयं कहना चाह रहा है उस पर थोड़ा नाटकीय ढंग से स्वरूप को अपनाना, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, वो संस्मरण के अंतर्गत आता है। फिर संस्मरण के बारे में आगे कहलाया गया है कि यह बात सामान्यतः संस्मरण प्रसिद्ध व्यक्ति ही लिखता है। अपने कार्य क्षेत्र की प्रसिद्धि प्राप्त करते हो उसमें कुछ खंड सहज रुचि हो सकती है, और संस्मरण को लिखना जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, प्रसिद्ध लेखक हुए, उनकी जो संस्मरण है, उनकी जो बीते हुए अनुभव है उनको लिखना। हर किसी के बाद में संस्मरण नहीं होता, क्योंकि स्वयं उसका अनुभव भी नहीं कर सकते हम और उसको लिख भी नहीं सकते। जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जो बहुत गूढ़ चिंतन करते हैं, लेखन करते हैं, वो संस्मरण लिखते हैं। संस्मरण वही अच्छे होते हैं जो रोचक, सुस्पष्ट, सुसंगठित और भाव विचारों में तारतम्यता, अनुभूति प्रकाशन में क्रमबद्धता होती है। सरल होने चाहिए, सुस्पष्ट होने चाहिए, भावों में तारतम्यता होनी चाहिए और क्रमबद्धता के साथ स्पष्ट हुए तो वो संस्मरण अधिक ही रोचक एवं प्रसिद्ध कहलाते हैं। जब संस्मरण में अपने संबंध में लिखे जाते हैं तो आत्मकथा के निकट ही कहल होते हैं। जब संस्मरण अपने संबंध में लिखे जाते हैं, अपने संबंध में लिखे जाते हैं तो किसके निकट हो जाते हैं, आत्मकथा। अब जो रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा, ये दोनों एक दूसरे सब आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये फिर किसके निकट आ जाते हैं, आत्मकथा के, क्योंकि आत्मकथा क्या, स्वयं के बारे में ही लिखना, स्वयं का जो मूल्यांकन करना, उन्होंने जो कार्य किए राजनीतिक आर्थिक, मूल रूप से उन बारे में बतलाना। तो ये थोड़ा सा आत्मकथा के निकट ही होते हैं। जब अन्य व्यक्ति के संबंध में लिखे जाते हैं तो जीवन के निकट होते हैं। संस्मरण जब अपने संबंध में लिखे जाते हैं, स्वयं के बारे में लिखा जाता है, कोई भी आपने अनुभूति की या संघर्ष का जो दृश्य देखा, उन दृश्यों को लिखना, तो वो आत्मकथा मतलब अपनी कथा तो हो गई स्वयं के। और अगर दूसरों के संबंध में लिखे जाते हैं संस्मरण, तो वो जीवन के निकट होते हैं, अर्थात जीवन से संबंधित कहलाते हैं। उसके आगे कहा गया है संस्मरण व्यक्ति के उद्घाटक भी होते हैं। संस्मरण का मनोवैज्ञानिक ज्ञान प्रौढ़ होना चाहिए। संस्मरण अनुभूतियों का, अतीत अनुभूतियों का विवरण मात्र नहीं है, अपितु व्यक्ति के उन प्रकाशन मर्म स्थलों का प्रकाशक ही है जिससे प्रेरित होकर लेखक संस्मरण की रचना में प्रवृत्त होता है। जो मूल रूप से एक ही बात बतलाई गई है, संस्मरण वो होते हैं जो व्यक्ति ने जो मर्म स्पर्शी, जो वहाँ की अनुभूतियों को सहा है, उनको देखा है, जो उन्होंने उसके हृदय को एकदम छू गई हो, वो सारी अनुभूतियों को लिखना संस्मरण के अंतर्गत आता है। संस्मरण रचना की उद्देश्यता से उद्देश्य होती है, परंतु उद्देश्य अन्य विधाओं में पृथक है। लेखक अपने समय के इतिहास को लिखना चाहता है, परंतु इतिहासकार के वस्तुपरक रूप में बिल्कुल अलग है। संस्मरण
लेखक जो स्वयं देखता है उसका वह स्वयं अनुभव करता है, उसी का वर्णन करता है। उसके वर्णन में उसकी अनुभूतियाँ संवेदनाएं भी रहती हैं। जो स्वयं अनुभव करना, देखता, जो स्वयं उसका वर्ण विषय रचित करता है वो संस्मरण के अंतर्गत आती है। कहने का मतलब ये है स्व उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। क्या? संस्मरण। संस्मरण जो है वो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। संस्मरण में अनेक शैलियाँ होती है, आत्मकथा शैली, निबंध शैली, पत्रात्मक और डायरी। अब इसके बाद हम संस्मरण के बाद क्या लिखेंगे? आत्मकथा शैली। आत्मकथा शैली भी होती है, निबंधात्मक शैली भी होती है, पत्रात्मक शैली भी होती है, और जो डायरी लिखते हैं वो डायरी शैली का भी रूप कहा गया है। किसको? संस्मरण को। तो संस्मरण एक से उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। अब हम आपको आत्मकथा के बारे में बतलाएंगे। आत्मकथा होती क्या है? जो व्यक्ति स्वयं के बारे में जो अनुभव करे या अपने बारे में लिखे वो आत्मकथा के अंतर्गत आती है। आत्मकथा की जीवनी, आत्मकथा भी जीवनी परक साहित्य का ही अंग है। इसमें आत्मकथा लेखक स्वयं अपने जीवन का समयबद्ध वर्णन करता है। जो आत्मकथा होती है उसमें जो लेखक होता है जो अपने जीवन में घटित हुई घटनाएं हैं उसका समयबद्ध अर्थात समय रहते हुए जितना समय में टाइम उसने बताया उस समय को निर्धारित करते हुए लेखन करना, आत्मकथा लिखना। जैसे आत्मकथा किसने लिखी? हमारे इतिहासकारों के रूप में मुगलकालीन जो बादशाह हुए थे हमारे, कौन? जहांगीर और बाबर। उन दोनों ने अपनी अपनी क्या लिखी थी? आत्मकथाएं लिखी थी। बाबर ने तो क्या लिखी थी? बाबरनामा, बाबरनामा। और जहांगीर ने तुझके जहांगीरी, जहांगीर। किसने? ये दोनों क्या हो गई? अपनी आत्मकथा, दोनों ही आत्मकथा के अंतर्गत आती है, आत्मकथा के अंतर्गत आती है। बाबर ने बाबरनामा, हमारे जो मुगल बादशाह हुए थे कौन? बाबर और जहांगीर, इन्होंने अपनी अपनी क्या लिखी थी? आत्मकथा लिखी है। जहांगीर की तुझके जहांगीरी और बाबर की बाबरनामा। वह अपने अतीत का सिंगालोकन करके एक व्यापक पृष्ठभूमि में अपने जीवन का आकलन करता है। आत्मकथा जीवन से इस प्रकार भिन्न है कि जीवनी लेखक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की लिखी जाती है। आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने संबंध में कहता है। आत्मकथा लेखन की आवश्यकता, आत्मकथा जो होती है उसमें व्यक्ति क्या करता है? अपने ही संबंध, खुद से स्वयं से संबंधित ही बात लिखता है। स्वयं की जो उसके राजनीतिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, उसके सामाजिक कार्य, उसका रहन सहन, पहले की जो इनकी प्रशासनिक अवस्था थी, जो उनकी रहन सहन की व्यवस्था थी, उनका किस प्रकार से उन्होंने पालन किया अर्थात किस प्रकार से शासन चलाया था, वो आत्मकथा के अंतर्गत आती है। तो बाबर की और जहांगीर की जो आत्मकथा है वो स्वयं के अनुभव, स्वयं ने जो अनुभव किया था, स्वयं का जो कार्य किया था उसी के अंतर्गत आती है। जबकि आत्मकथा में लेखक सब कुछ अपने संबंध में कहता है। आत्मकथा लेखन की आवश्यकता इसलिए अनुभव की गई क्योंकि जीवनी लेखक अपने प्रतिपाद व्यक्ति के जीवन से संबंधित कभी कभी बहुत से तथ्य छोड़ जाता है या उसकी स्तुति सही ढंग से सही संदर्भों में नहीं कर पाता। जीवनी किसी के व्यक्तित्व के, लेखक के या प्रसिद्ध जो हमारे कहते हैं आदर्श मॉडल है उनके बारे में लिखी जाती है, तो उसमें बहुत सारे तथ्य क्या होते हैं? छूट जाते हैं। और जो आत्मकथा होती है उसमें व्यक्ति क्या करता है? स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। उसमें सारे एक एक स्टेप को, गुण दोष, अच्छाई बुराई, जो उसने सामाजिक कार्य किए, धार्मिक कार्य किए, कोई भी शासन व्यवस्था की है, किस प्रकार का वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था थी, सैनिकों का, शस्त्रों का, वो सारी चीज़ें आत्मकथा के अंतर्गत आती है। उसने क्या क्या कार्य किए, सामाजिक उत्थान के लिए क्या कार्य करना है, किस प्रकार के संघर्ष को उसने सहा, क्या क्या अनुभूतियाँ उसके साथ हुई है, वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? आत्मकथा के अंतर्गत। जीवनी के अंतर्गत
लेखक के दूसरे लेखक के बारे में अगर कोई दूसरा लेखक लिखे तो हो सके उसके तथ्यपरक जो वस्तुपरक जो मूल्य है उन मूल्यों को वो छोड़ सकता है, लेकिन आत्मकथा में अपने बारे में ये सारी चीज़ें नहीं छोड़ सकता। आत्मकथा लेखक जितना अपने विषय में जानता है उतना ही जीवनी लेखक अपने चरित्र नायक के विषय में नहीं जानता। आत्मकथा लेखक जो स्वयं की आत्मकथा लिखता है, स्वयं के बारे में जानता है, उतना ही जीवनी जो लेखक है, जीवनी जो लिखी जाती है वो उसके चरित्र जो नायक होता है उस दूसरे जो नायक है या जिसके बारे में हम लिख रहे हैं उसके चरित्र के बारे में इतना नहीं जानता जितना आत्मकथा लेखक स्वयं के बारे में जानता है। इसमें आगे बतलाया गया है कि हिंदी में आत्मकथा के अर्थ में प्रयुक्त आरंभिक शब्द है और तत्वतः आत्मकथा लिखने के मूल स्रोत के रूप में लेखक की व्यक्तिगत भावना को ही मान्यता दी गई है। मूल रूप से एक ही बात कही गई है कि इसमें लेखक की व्यक्तिगत जो भावनाएं होती है, स्वयं के प्रति जो अनुभूतियाँ होती हैं, वो आत्मकथा के अंतर्गत आती हैं। आगे इसमें बतलाया है इसके मूल में लेखक का आत्मनिर्माण, आत्मपरीक्षण और आत्मसमर्थन। इसके मूल में लेखक का आत्मनिर्माण, आत्मसमर्पण, आत्मनिर्माण, आत्मसमर्पण, आत्मपरीक्षण, आत्मकथा के लेखक आत्मनिर्माण, आत्मपरीक्षण और आत्मसमर्पण के साथ ही अतीत की स्मृतियों को अतीत की स्मृतियों को पुनर्जीवित करने का मोह होता है। पुनर्जीवित करने का मोह होता है। आत्मकथा लेखक क्या कहता है कि आत्मनिर्माण, स्वयं का जो निर्माण हुआ, किन किन कठिनाइयों से उसने ये सारी सीढ़ियों तक पहुँचाए, लेखक ने क्या क्या कष्ट सहे या कौन कौन से कष्ट आए, कौन कौन सी सुख की अनुभूतियाँ की हैं, कौन कौन से संघर्ष से वो गुजरा है। तो आत्मनिर्माण, आत्मपरीक्षण और स्वयं का परीक्षण करते हुए कहाँ त्रुटि की है, कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, कौन से रास्ता सही होना चाहिए, कौन सा रास्ता गलत होना चाहिए, अब किस कारण से मैं ये कार्य कर रहा हूँ या मुझे ये कार्य मैं करूँगा तो ये गलत होगा। इस तरह से परीक्षण करते हुए आत्मसमर्पण, संपूर्ण अपनी भावना को समर्पित भाव के साथ ही अतीत की स्मृतियों को, जो अतीत में वो कार्य किए हुए हैं, भविष्य में अर्थात अतीत में उन्होंने जो कार्य किए हैं उनकी भविष्य में स्मृतियों को पुनर्जीवित करने का मोह क्या कहलाता है? आत्मकथा कहलाती है। तो आत्मकथा जो लेखक होता है वो स्वयं के बारे में अतीत में जो घटना घटित हो गई हैं वो कौन कौन सी घटना घटित थी, ऐसी घटना जो उसके दिल को आज भी क्या कर रही है, कचोट रही है, या फिर वो घटनाएं या आज भी ऐसी घटना होगी जो उसके दिल को क्या कर रही है, बहुत ही खुशनुमा बना रही है। उन स्थितियों को, उन स्मृतियों को याद करने को अर्थात पुनर्जीवित करने का मोह क्या कहलाता है? आत्मकथा। तो लेखक इसमें स्वयं के बारे में लिखता है। कभी कभी आत्मकथा में ये भी आ जाता है, इसमें नियमबद्ध तो होता ही है, समय के अनुसार इसमें कार्य करना पड़ता है। तो कभी कभी हो सकता है कि वो अपने बारे में ज़्यादा कर जाए, अच्छाइयों को या फिर बुराइयों को, ऐसा नहीं है। इसमें मूल रूप से आत्मनिर्माण, आत्मपरीक्षण, आत्मसमर्पण के भाव से ही लेखक पुनर्जीवित करने का मोह रखता है। लेखक आत्मप्रकाशन द्वारा आत्म परिष्कार एवं आत्मोन्नति चाहता है। लेखक आत्मप्रकाशन
के द्वारा आत्म परिष्कार, आत्म प्रकाशन के द्वारा आत्म परिष्कार एवं आत्मोन्नति चाहता है, एवं आत्मोन्नति चाहता है। कौन? लेखक, आत्मकथा का लेखक। आत्म प्रकाशन के द्वारा आत्म परिष्कार एवं आत्मोन्नति चाहता है। उसे यह आशा होनी स्वाभाविक है कि उसकी रचनाएं उसके युग तथा समय के रूप में पढ़ी जाएंगी। उसको ये आशा होना स्वाभाविक है, आशा होना स्वाभाविक है कि उसकी रचना इस युग में पढ़ी जाएगी। तो आत्मकथा का जो लेखक है वो आत्म प्रकाशन के द्वारा, जो लेखक है वो आत्म प्रकाशन के द्वारा आत्म परिष्कार एवं आत्मोन्नति चाहता है। आत्म प्रकाशन, स्वयं का प्रकाशन करना, स्वयं का उद्घाटन करना, स्वयं के बारे में सारी जो स्मृति है, सारी जो घटनाएं घटित हुई थी, लेखक ने जिन जिन कार्यों को किया था, साहित्यिक, सामाजिक, प्रशासनिक या जो भी परेशानियों से उसको दिक्कत आई थी, कहाँ उसने कार्य किया, किस समय उसको किन परेशानियों से जूझना पड़ा, जन्म हुआ तब क्या था, उनकी पारिवारिक स्थिति, उसका विद्यालय का वातावरण, उनका कॉलेज का वातावरण या फिर उसका सामाजिक परिवेश और सारा जो वातावरण किस प्रकार का था, उसके बारे में प्रकाशन अथवा उद्घाटन करना किसके सामने? पाठकों के सामने, अर्थात लेखन के द्वारा परिष्कार करना एवं आत्मोन्नति चाहता है। वो सारी घटनाएं आत्मकथा के रूप में उद्घाटन करता है, अर्थात आत्मोन्नति चाहता है। जब दर्शक उसको, पाठक उसको पढ़ेंगे तो ये एक रचना सुग्राही होगी और इसको पढ़ने से उनका जो उद्देश्य है, आत्मकथा का पढ़ने का जो उद्देश्य है वो सार्थक सिद्ध होगा। इस स्वाभाविक है कि उसकी रचना इस युग में पढ़ी जाएगी। लेखक चाहता है कि जिन घटनाओं से, जिन परिस्थितियों से लेखक जो गुजरा है, जिस कठिनाई को उसने सहा है, उन सबको पाठकों के माध्यम से अपने आप को बतलाना, अर्थात आत्मकथा के द्वारा उनको बतलाना कि मैंने इन कार्यों को किया या इन कार्यों के माध्यम से मुझे ये उन्नति मिली है। आत्मकथा अपने ढंग का पुनर्कथित इतिहास है। इसके साथ ही व्यक्ति के बाह्य विश्व के साथ संबंधित आत्म प्रतिच्छन रूप है। आत्मकथा अपने ढंग से पुनर्कथित इतिहास है जो अतीत में हो चुका है, जो निकल गया, हमारे साथ कुछ भी अच्छा हुआ, बुरा हुआ, या मैंने जो कठिनाइयाँ झेली हैं, या मुझे समाज में क्या क्या दिया है, सामाजिक परिवेश से हो सकता है मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, हो सकता है मुझे बार बार दंड का प्रावधान मिल रहा है, या हो सकता है मुझे संघर्ष करना पड़ा। वो सारी चीज़ों को इतिहास ही तो कहलाएंगे, वो अतीत में गई। उनको पुनर्कथित कहना, पुनः रूप से जीवित करना आत्मकथा के अंतर्गत आता है। अगला जो बताया इसमें वो कहा है, आत्मकथा का लेखक सामान्यतः प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। आत्मकथा का जो लेखक होता है वो कैसा होता है? प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। आत्मकथा का लेखक, कथा का लेखक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है जो अपने समाज की, अपने धर्म की, जो अपने समाज, धर्म, आत्मकथा का लेखक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है जो अपने समाज, धर्म, संप्रदाय, जाति और राष्ट्र में धर्म, समाज, धर्म, संप्रदाय, जाति और राष्ट्र को
विशेष स्थान देता है, विशेष स्थान देता है। आत्मकथा का जो लेखक है वो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। हर कोई अपनी आत्मकथा नहीं लिख सकता। इतने सारे विद्वान हुए हो गए और चले गए और होंगे भविष्य में, तो सारे थोड़ी आत्मकथा लिखेंगे। जो प्रतिष्ठित होगा, जिसमें लेखक लिखने की, स्वयं को उजागर करने की शक्ति होगी या प्रेरित होगा, वही तो आत्मकथा लिखेगा। तो आत्मकथा का जो लेखक है वो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, जो अपने समाज के बारे में, हमारा सामाजिक परिवेश किस प्रकार का है, या समाज में कौन कौन सी कुरीतियाँ हैं या कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, उनके बारे में, और अपने धर्म के बारे में, जिस धर्म से वो बिलोंग करता है, जिस धर्म को वो मानता है, हमारे धर्म में कौन कौन सी कुरीतियाँ या धर्म को और ऊपर उठाने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए, कौन कौन से कार्य किए जाने चाहिए, जो अनैतिक कार्य हो रहे हैं वो अनैतिक कार्य ना हो। उस समय संप्रदाय, जाति और राष्ट्र को विशेष स्थान देता है। जो आत्मकथा का जो लेखक है वो स्वयं के साथ साथ जो समाज में रहते हुए अपना धर्म, संप्रदाय, जाति और राष्ट्र को विशेष स्थान देता है। ऐसे ही व्यक्तियों के इतिवृत्त को जानने की जन समुदाय में उत्कंठा होती है, प्रकारांतर वह उससे प्रेरणा ग्रहण करता है। जो प्रतिष्ठित जो व्यक्ति होता है, जो लेखक होता है, जो अपनी आत्मकथा लिखता है, उस व्यक्ति को जानने की साधारण जो लोग हैं, जन समुदाय है, उनको जानने के लिए वो क्या होते हैं, उत्कंठित होते हैं, अर्थात उत्साहित होते हैं कि वो कैसे व्यक्ति थे, उनकी आत्मकथा हमें पढ़नी चाहिए। तो वो प्रेरणा के क्या बन जाते हैं, स्रोत बन जाते हैं। इसलिए आत्मकथा में लेखक के जीवन के इतिवृत्त का विवरण मात्र नहीं होता, प्रत्युत उसका विश्लेषण, विवेचन के साथ आकलन भी होता है। जो आत्मकथा का जो लेखक है उसका एक पर्टिकुलर वो नहीं होता, विश्लेषण नहीं होता, उसका पूरा जो ये सारी चीज़ें बताई धार्मिक राष्ट्र की, जाति और समाज और धर्म के प्रति, उसका सारा विश्लेषण, विवेचन और आकलन होता है कि लेखक की सोच किस प्रकार की है, या समाज के लिए वो क्या करना चाह रहा है, समाज का उत्थान होगा इससे। ये सारी चीज़ें आत्मकथा के लेखक के बारे में विश्लेषित की जाती है। इससे उसे सत्यता, यथार्थता को आधारभूत तत्व मिलता है। कहाँ तक लेखक में उसका विश्लेषण होता है, विवेचन होता है, आकलन किया जाता है, जिससे लेखक की सत्यता और यथार्थता, कितना ये सत्य है और कितना वो यथार्थ पर है। कई कल्पना मात्र के लिए तो नील की कल्पना करके अपने बारे में ये सारी चीज़ें जुटाना, उसका विवेचन करना, आकलन करना, ये सर्वथा उचित माना गया है। परंतु आत्मकथा का सत्य विषयगत न होकर कुछ सीमित विषय तक का सत्य होता है, जिससे लेखक का जीवन विकास के पथ पर अग्रसर होता है, जिसमें विशेष गुणों का प्रादुर्भाव होता है और उसका व्यावहारिक स्वरूप निखरता है। कुछ अनुभूतियाँ लेखक इसमें क्या करता है, स्वयं के बारे में ही, स्वयं के व्यक्तित्व को निखारते हुए ही स्वयं के बारे में अपने गुणों को प्रदर्शित करता है। आत्मकथा का जो लेखक होता है राष्ट्र, समाज, धर्म और जाति के साथ साथ अपने गुणों को इसमें इंक्लूड करता है, अर्थात अपने गुणों को ही उजागर करता है, अपने आप को ही इसमें निखारता है। तो हमने आज आपको संस्मरण, जो हमारा कल का आधा टॉपिक रह गया था, संस्मरण और रेखाचित्र और यात्रावत के साथ साथ आज आपको आत्मकथा के बारे में अध्ययन करवाया है। आशा करती हूँ आपको आत्मकथा अच्छे से समझ में और आगे होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।